सो ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, मास एंड वेट। ये क्या होते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो क्या डिफरेंस होता है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। अब देखो, दो टर्म्स लिखी है मैंने यहाँ, मास और वेट। देखने में तो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। जैसे आप बाजार जाओ, बोलो कि 2 kgs, आप कोई भी वेंडर को बोलो 2 kg एप्पल्स या 2 kg मैंगोज दे दो, तो क्या होगा, उसका मास होगा कि 2 kg सामान ले लिया। वेट भी वही चीज़ होती है, हम बोलते हैं उसको तो यही है ना कि आपका लेट सपोज आपका वेट देखे, हम वेइंग बैलेंस पे आपका वेट 40 आ रहा है या 42 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, वेट है। तो फर्क कहाँ आया वो समझेंगे हम। एक्चुअल में क्या होता है, फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स लैंग्वेज में, सिर्फ फिजिक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें वेट और मास में फर्क होता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगी, इसे सिर्फ यहीं तक रखना। बाजार जाके किसी को ये मत बोलना कि मास और वेट में फर्क है, वो सब्जी वाला आपको खूब पीटेगा, ठीक है। चलो अब समझते हैं, थोड़े टर्म्स पे आते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास तो सिंपल चीज है, दैट क्वांटिटी विच इज फिक्स्ड। लेट सपोज आई बॉट 2 kgs ऑफ एप्पल्स, ठीक है। आप बाजार गए, 2 kg एप्पल्स लिया आपने, तो ये क्वांटिटी जो है 2 kgs, ये फिक्स्ड है। अब ये 2 kgs क्वांटिटी आप चाहे बाजार में तोल लो या घर आके या फिर कोई और शहर में जाओ, ये 2 kg क्वांटिटी चेंज तो नहीं होएगी। पूरे अर्थ पे ये जो क्वांटिटी है 2 kg एप्पल्स, ये 2 kg ही रहेंगे, 1.5 या 2.5 तो नहीं होंगे ना। तो चाहे अर्थ पे देखें, चाहे सन पे जाके देखें, चाहे मून पे जाके देखें, चाहे और कोई प्लैनेट पे जाके इसका वेट, इसका मास देखें, तो ये मास फिक्स रहता है 2 kg। तो मास क्या हुआ, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो फिक्स रहती है, और इतनी चीज़ आपको पता भी है। वेट क्या होता है, आपको पता है, अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यही फोर्स जो आपको पुल कर रहा है, राइट, वही फोर्स कहलाता है वेट। समझो थोड़ा सा डिफरेंस है। वेट क्या हुआ, वेट हुआ आपका, लेट सपोज आप बोलते हैं, आपने वेइंग बैलेंस पे अब खड़े हुए हैं, आपका वेट लेट सपोज मैं मान लूँ 45 kgs है, 45 kg आपका वेट है, ठीक है। अब आप इसको kg में नहीं लेंगे, वो मैं समझाऊंगी क्यों, लेकिन 45 अभी तक क्वांटिटी रखते हैं, 45 आपका वेट है, ठीक है। तो अब क्या है, एक साइंटिस्ट ने ऐसे किया, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बताती हूँ। एक साइंटिस्ट ने ऐसे किया, वो एक वेइंग बैलेंस पे खड़ा हुआ, उसने अपना वेट देखा, उसका वेट 45 था, मान लेते हैं उसका वेट 45 था। अब क्या हुआ, वो साइंटिस्ट बहुत नोन साइंटिस्ट था, बहुत ही जाना पहचाना साइंटिस्ट, खूब रिसर्च करी, वो ना उसके बाद मून पे गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसा कोई बहुत ही बढ़िया सा। वो अपना वेइंग बैलेंस लेकर मून पे गया, उसकी मर्जी है भाई, वेइंग बैलेंस उठाया, मून पे लेकर गया। अब जो वो मून पे वही वेइंग बैलेंस लेकर गया, उसने अपना वेट मून पे वापस देखा, और उसने जब वेट वापस देखा, उसका वेट आया 45 से कम। उसका वेट मून पे जाके आया, लेट सपोज इस बार उसका वेट आया 7.5। इसी वेइंग बैलेंस पे वो वेट चेक कर रहा था, सेम वेइंग बैलेंस था, ऐसा नहीं था मशीन खराब हो गई थी। यही वेट जब उसने अर्थ पे खड़े होके देखा, यही वेट उसने जब अर्थ पे खड़े होके देखा, तो उसका वेट था 45, और जैसे ही वो मून पे गया और मून पे उसने वापस यही काम किया, तो उसका वेट आया 7.5। तो वो हैरान हो गया, भाई इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैं पतला हो गया क्या, इतना पतला हो गया क्या, 45 से सीधा 7.5। तो प्रॉब्लम क्या थी, एक्चुअल में वो जो देख रहा था, वो अपनी जो मेजर कर रहा था, वो मास नहीं था, वो उसका वेट था। तो आपको अभी तक इतनी चीज समझ आई कि वेट क्या है, वेट चेंज हो रहा है। वेट आपके अर्थ पे एक पर्टिकुलर वेट है, लेकिन मार्स पे या अर्थ या मून पे या कहीं भी और जाएं, अर्थ के अलावा कहीं भी और जाएं, वेट चेंज हो रहा है। क्योंकि वेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 होती है, या फिर रफली बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन ये वैल्यू सिर्फ अर्थ पे होती है। आपको पता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की ये वैल्यू है, हम कोई और प्लैनेट पे जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होती है, राइट। तो अब क्या है, आपको इतना समझ आया, वेट क्या है, वेट इज दैट फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अर्थ, दैट अट्रैक्ट्स अस व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ। तो वेट क्या हुआ, मास तो हुआ, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उस पर लग रहा है। तो वेट का फॉर्मूला आया mg। अब याद करो, आपने फोर्स का भी यही फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स जिसकी वजह से हम अर्थ से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी यही है, mg। तो वेट कुछ भी नहीं है, वेट ये वाला फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट की बात कि इसमें डिफरेंस लिखना आ जाए तो क्या लिखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो वो देखते हैं हम।
सो मैंने यहाँ डिफरेंस लिख दिया मास और वेट के बीच में। मास क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, मतलब उसके अंदर क्या क्वांटिटी है। जैसे मैं बोलूँ 2 kgs एप्पल्स या 2 kgs, और 2 kg क्या है? दैट इज द क्वांटिटी, राइट। वेट क्या है? इट इज द फोर्स विद विच एनी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैंने बताया वेट क्या है? वो वाला फोर्स है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट क्या है? फॉर्मूला उसका mg होगा। फोर्स है तो इसका फोर्स का भी यही फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू mg। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, फोर्स इक्वल टू mg। तो वेट क्या है? यही फोर्स है जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, मास तो हो गया, खाली m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m या कैपिटल M। जो फोर्स है या वेट है उसको m इंटू जी, तो कौन ज्यादा होना चाहिए? मास और वेट में कौन ज्यादा होगा? वेट ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ तो खाली m लिखा है और यहाँ m मल्टीप्लाइड बाय g, तो ये चीज ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो ये चीज ध्यान रखो कि मास हमेशा कम होगा वेट से, वेट ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेट क्या है? एक्चुअल में कोई फोर्स है ना, तो फोर्स तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है फोर्स का, डायरेक्शन भी होती है। तो फोर्स क्या हुआ हमारा? वेट क्या हुआ हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मास हमेशा सेम रहता है। मास बताया ना, जैसे किसी चीज़ का मास पर्टिकुलरली कुछ है, 2 kgs मास है तो वो सेम रहेगा। 2 kgs अर्थ पे भी वही, मून पे भी वही, कहीं भी जाओगे आप मास चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वेट हम देखें तो वेट चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। जैसे मैंने बताया एक इंसान है, वो अपना वेट देख रहा था वेइंग बैलेंस पे, जब अर्थ पे देखा तो उसका वेट 45 आ रहा था, जब वही चीज़ वो मून पर लेकर गया तो उसका वेट 7.5 आ रहा था। बहुत चेंज है, तो वेट चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस का मतलब ये नहीं हो गया कि आप कश्मीर में अपना वेट देख रहे हो तो अलग आएगा और कन्याकुमारी में अपना वेट देख रहे हो तो अलग आएगा, ठीक है। या फिर इंडिया के कोई कोने में अपना वेट देख रहे हो तो चेंज हो जाएगा, या यूएस जाके आपका वेट चेंज होगा ना। आई मीन प्लेस टू प्लेस मतलब अर्थ पे वेट अलग होगा, मून पे अलग होगा। मतलब क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग हो रहा है, ठीक है। एसआई यूनिट, मास को केजीज में लेते हैं, ये चीज आपको पता है। एसआई यूनिट वेट की, वेट क्या है? फोर्स ही तो है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो वेट की भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। अब क्या है, एक चीज समझो, जब आप बाजार जाते हो और 2 kgs जो भी तुलवाते हो, कोई भी आप वेजिटेबल ले रहे हो, वो क्या है? उसका वेट है कि मास है? एक्चुअल में तो वो उसका वेट है। हर वो चीज़ जो हम कहीं देख रहे हैं वो उसका वेट ही है, वो उसका मास नहीं है, ठीक है। मास क्या होता है? जो चेंज नहीं होता। तो मास कैसे देख सकते हो आप? इससे, ये वाले फॉर्मूले से आप मास भी निकाल सकते हो। आपको वेट पता तो आप मास निकाल सकते हो ना उसका, ठीक है। तो ये क्या है, जो आप बाजार जाते हो और कोई भी चीज़ लेते हो वो एक्चुअल में वेट होता है, उसका मास नहीं होता। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, ये सिर्फ हमारे फिजिक्स के समझने की बात है। प्लीज़ बाहर जाके किसी और को ऐसे मत बोलना कि आप जो सब्जी तोल रहे हो वो न्यूटन में होनी चाहिए क्योंकि ये वेट है और वेट न्यूटन में होता है। प्लीज़ ये मत बोल के आना, ठीक है। तो इस चीज़ का समझना। नेक्स्ट इज मास कैन नेवर बी जीरो। मास जीरो नहीं हो सकता, किसी चीज़ का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन वेट कैन बी जीरो। वेट जीरो कब होगा? वेट का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ लिख रही हूँ मैं। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो जब g जीरो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो सकती है, तो जब g जीरो होगा तो वेट भी जीरो होगा। तो वेट ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस याद रखना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, वो मून वाला कॉन्सेप्ट के मून पे वेट कितना होता है, एक वो लास्ट चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है। सो अब आती है एक छोटी सी डेरिवेशन। हमें निकालना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना है इन कंपैरिजन टू अर्थ। मास तो सेम रहता है लेकिन वेट में कितना चेंज है वो निकालना है। तो वेट का फॉर्मूला mg मुझे पता है, ठीक है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G/m/r²। हमने फर्स्ट वीडियो में किया था ये चीज़, ठीक है। तो फोर्स और मास, फोर्स और वेट सेम चीज़ है ना, अभी बताया F = mg भी तो होता है ना। तो मैं यहाँ F की जगह W लिख सकती हूँ क्योंकि वेट और फोर्स सेम चीज़ है, ठीक है। तो W आ गया G/m/r², ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वेट आया, अब अर्थ और मून पे अलग अलग मुझे निकालना है। तो मैं लिखूँ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल टू जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m क्या है, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है इसलिए यहाँ E लिखा है मैंने, ठीक है। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो मैंने r के साथ E लिख दिया, शो करने के लिए कि अर्थ के रेडियस और अर्थ के मास की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही वेट ऑफ ऑब्जेक्ट में मून पे कैसे लिखूंगी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू जी तो सेम ही रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो मास तो सेम ही रहता है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू m, ये क्या है, मास ऑफ मून, ठीक है। तो यहाँ एम ई की जगह क्या लिखूंगी मैं, एम एम अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या लिखूंगी, रेडियस ऑफ मून, क्योंकि यहाँ वेट ऑफ मून निकाल रही हूँ, कुछ भी नहीं किया, सेम फॉर्मूला है, बट जहाँ जहाँ ई लिखा था अर्थ की बात कर रही थी, वेट ऑन अर्थ, जब मैं यही चीज़ वेट ऑन मून निकालूंगी तो मैं यहाँ एम लिख दूंगी, ठीक है। फर्क है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मास है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा, इसलिए ये वो वाला m है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये m क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आई और ये इक्वेशन 2 आई, मैंने ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ बीच में मैं डिवाइड का साइन लगा देती हूँ, मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, WE डिवाइडेड बाय WM, क्या बना मेरे पास, G से G कैंसिल, डिवाइड कर रही हूँ, M से M कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या, ME अपॉन RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा हुआ है, MM अपॉन RM का स्क्वायर। नहीं समझ आया तो वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड करके फिर देख लो, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आया। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं WE डिवाइडेड बाय WM, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू ME डिवाइड, अच्छा पहले मैं यही एग्जैक्टली सेम चीज़ लिख देती हूँ, फिर मैं कन्वर्ट करूँगी, अपॉन RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय MM अपॉन RM स्क्वायर। अभी तक ये चीज़ आई है मेरे पास, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाय M यानी मास ऑफ अर्थ, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में होएगी RM स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीच में डिवाइड था, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं एक तरफ मास वाली टर्म्स लिख लूँ, एक तरफ रेडियस वाली, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम चीज़, बस इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। मास ऑफ अर्थ, मास हमेशा फिक्स रहता है, मास ऑफ मून भी फिक्स रहता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी और रेडियस ऑफ मून भी। अब होता क्या है, मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स द मास ऑफ मून, याद रखोगे ये चीज़, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स द मास ऑफ मून। ऐसे ही रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून, ठीक है। RE और RM आपको अर्थ और मून बता रहे हैं, तो मैंने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की, वो यहाँ पे डाल दी, ठीक है। ME की जगह मैं क्या लिखूँ, 100M, ठीक है। ऐसे ही RE की जगह क्या मैं लिखूँ, 4RM। तो मैंने क्या किया, इसको मैं हटा रही हूँ थोड़ा सा, मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करी, ये वाली वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में पुट करी, साथ साथ आप करके देखोगे ना आपको समझ आएगा, ठीक है। WE डिवाइडेड बाय WM इक्वल टू, ये हुआ हमारा मास ऑफ अर्थ, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, 100M लिख दूँ, तो 100M अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या लिखूँ, ये तो एग्जैक्टली एज इट इज़ है, ठीक है। रेडियस ऑफ मून भी एज इट इज़ है, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ की जगह मैं 4M लिख दूँ, 4RM, 4 इंटू RM इसका होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है ना तो पूरे का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो 100 इंटू RM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 4 16 इंटू RM का स्क्वायर, ठीक है। ये RM का स्क्वायर से RM कैंसिल हो गया, तो वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून आया आपका 100/16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली WE डिवाइडेड बाय WM आएगा आपका 6,
रफ बता रही हूँ, रफली ये 6 आएगा। यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 6Wm। यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ जो होता है 6 टाइम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून होता है। यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून होगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 1/6 होगा ना। तो यही हमारी डेरिवेशन है, जो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, मास की बात नहीं कर रही मैं, वेट की, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे है, लेट सपोज बात करें कुछ भी 60, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ 60 है आपका वेट, ठीक है, 60 न्यूटन, तो आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा, मून पे आपका वेट होगा ओनली 10 न्यूटन। ठीक है, सिर्फ 10 न्यूटन आपका वेट होगा मून पे। ठीक है, कम हो गया ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाली डेरिवेशन अक्सर आ जाती है, एक बार आप रिवाइज कर लो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके। ये लास्ट टॉपिक था, क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं मून पे और अर्थ पे, न्यूमेरिकल इसी के बेसिस पे आते हैं। सो दिस इज इट, विद दिस वी एंड आवर वीडियो हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।